हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की नोट्स के बारे में और एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल आप लोग समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उसकी नोट्स आज हम लोग देखेंगे और एक्सेप्टेंस एंगल को आज मैं आपको समझाऊंगा और उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, समझ लिया है और इनकी नोट्स हम लोगों ने देख ली है कि कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है इनके बारे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल और एक्सेप्टेंस एंगल। तो आइए देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिए, जैसे हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना डिस्कस किया था कि लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो उस फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए हमने 3 केस देखे थे। पहला केस ये होता था जब इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से कम होता था। दूसरा केस होता था जब इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल के बराबर होता था। और तीसरा केस होता था जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता था। तो ये 3 केस हमने डिस्कस किए थे। तो ये केस 1 हमने डिस्कस किया था, ये केस 2 डिस्कस किया था और यहाँ पे केस 3 हमने डिस्कस किया था। तो जो केस 2 हमने डिस्कस किया था, जब क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंट एंगल का मान आपस में बराबर हो जाता था, तो उस केस में कैसा डायग्राम बना था? उस केस में ये डायग्राम हमें मिला था जब इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल आपस में बराबर हो जाते थे। तब इस स्थिति में जब प्रकाश की किरण डेंस मीडियम यानी कि सघन माध्यम से रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम में जाती थी, तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता था यानी कि अपवर्तन कोण बनता था, वो कितना बनता था? 90 डिग्री का बनता था। तो इसी कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल होता था यानी आपतन कोण होता था, उसे ही हम क्रिटिकल एंगल कहते थे। यानी कि आपतन कोण का वह मान जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर उसका रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण के उसी मान को हम क्या कहते थे? एक्सेप्टेंस एंगल कहते थे। उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते थे। तब आपतन कोण के उसी मान को हम क्रिटिकल एंगल कहते थे, या इंसिडेंट एंगल के उसी मान को हम क्रिटिकल एंगल कहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लास और एयर है, जहाँ पे ग्लास डेंस मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है। तो अगर ग्लास और एयर की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो क्रिटिकल एंगल बनता है, उसका मान होता है 42 डिग्री यानी कि 42 अंश का कोण बनता है अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें। तो अगर क्रिटिकल एंगल की थ्योरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको लिखना क्या है, तो यहाँ पे देखिए उसको, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिस पर जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है। ठीक। कांच तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है। कांच तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है। तो ये पूरी आपकी डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की। और जब आप क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शो करनी रहेंगी कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है और ये आपका इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण है और यहाँ पे ये कंडीशन है। यहाँ पे आपको मीडियम आप दिखा दीजिएगा ग्लास और एयर। तो ये पूरी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी जब आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस एंगल की, कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है। एक्सेप्टेंस एंगल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोण होता है जिसके मान पर यह निर्भर करता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या नहीं होगा। तो आइए समझते हैं एक्सेप्टेंस एंगल को। जैसे यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका जो सबसे इंटरनल पार्ट है ये कोर है। सबसे इंटरनल पार्ट आपका जो है ये कोर है। उसके बाद कोर जो है क्लैडिंग के द्वारा ढका गया है, यानी जिसके चारों तरफ क्लैडिंग है। जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि कोर सबसे इंटरनल पार्ट होता है और उसके ऊपर क्लैडिंग का आवरण होता है। तो ये हमारा कोर है और इसके ऊपर क्लैडिंग का आवरण है। तो यहाँ पे हमने ये कोर दिखा दिया और इसको क्लैडिंग दिखा दिया। यहाँ पे ये जो एक्सिस दिख रहा है इसे हमने मान लिया कि ये ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण या कोई डेटा प्रकाश के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के कोर में एंटर करता है, तो जिस समय वो डेटा प्रकाश की फॉर्म में कोर में एंटर करेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये प्रकाश की किरण कोर में एंटर कर रही है, तो उस समय वह प्रकाश की किरण
इस एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है, इस एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोण होता है और वही ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है और यहाँ पे ये कोर के अंदर प्रवेश कर गई, तो यहाँ पर एक्सिस के साथ जो कोण बनेगा उसका वह अधिकतम मान जिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफलतापूर्वक हो जाए, उसी मान को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस एंगल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ये जो कोण है उसका वह अधिकतम मान जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फिनोमिना हो जाए उसे ही हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे कोण दिखाया गया है आपको थीटा आई, तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण, ये देखिए यहाँ पे कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, जब प्रकाश की किरण कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर टकराती है आके, तब वहाँ पे वो एक कोण बनाती है थीटा आई। तो इस कोण थीटा आई को हम अगर इंसिडेंट एंगल बोलें तो इस इंसिडेंट एंगल का मान यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इस थीटा आई का मान इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं होगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। मान लीजिए अगर इस इंसिडेंट एंगल थीटा आई का मान क्रिटिकल एंगल थीटा सी से कम हो जाएगा तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या आवश्यक है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो इंसिडेंट एंगल थीटा आई है उसका मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसका ये डायग्राम दिखाया गया है कि जब थीटा आई का मान थीटा सी से कम है, यानी कि जब इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से कम है, तो उस कंडीशन में देखिए जो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस तरह वो अपवर्तित होती है, यानी कि जब भी थीटा आई का मान थीटा सी से कम होगा तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर जा रही है। ठीक, और उसके बाद हमने सिचुएशन देखी थी जब थीटा आई का मान यानी कि इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तब उस कंडीशन में क्या होता था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता था, यानी कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जाती थी इंटरफेस से टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस चली आती थी। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए ये कंडीशन बहुत ही आवश्यक है। इस कंडीशन के बिना पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो थीटा आई बन रहा है, यहाँ पे जो थीटा आई बन रहा है इसका मान भी एक्सेप्टेंस एंगल पर निर्भर करता है। अगर एक्सेप्टेंस एंगल है अगर उसका मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा या एक निश्चित मान से ज़्यादा हो जाएगा, तब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है उसका मान क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस एंगल का मान एक निश्चित मान से ज़्यादा हो जाएगा तब इस इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा और इस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है वो कोर से क्लैडिंग में चली जाएगी, कोर से क्लैडिंग में जाने लगेगी, जिस वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगा, एरर उत्पन्न होने लगेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थीटा आई का मान हर हाल में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्सेप्टेंस एंगल है उसका मान निश्चित हो, यानी कि एक निश्चित मान से ज़्यादा एक्सेप्टेंस एंगल का मान बढ़ने ना पाए। ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंगल का मान एक निश्चित मान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, ये कंडीशन हमें मिल जाए। अब अगर हम एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की कोई किरण ऑप्टिकल फाइबर के कोर में प्रवेश करती है तब वह ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ एक कोण बनाती है। इस कोण का वह अधिकतम मान जिस पर प्रकाश की किरण के कोर में प्रवेश करने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफलतापूर्वक हो जाता है, एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है। जब भी हम एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में एग्जाम में लिखेंगे, जब भी आप एग्जाम में एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में लिखिएगा तो ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा और ये कंडीशन जरूर दिखा दीजिएगा। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। तो आपको डायग्राम बनाना है, आपको ये डायग्राम बनाना है,
कोर क्लैडिंग दिखानी है, एक्सेप्टेंस एंगल दिखाना है, और यहाँ पे आपको थीटा आई इज़ ग्रेटर दैन थीटा सी, ये कंडीशन आपको दिखानी है। तो जितनी चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं डायग्राम में, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बना के आनी है और फिर ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और उसके बाद जैसे जब आप वर्किंग प्रिंसिपल लिखिएगा ऑप्टिकल फाइबर का, यानी कि जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अगर आप लिखते हैं एग्जाम में, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब आप हो सके तो ये सारे डायग्राम बना दीजिएगा, ये सारे डायग्राम बना दीजिएगा। लेकिन अगर टाइम कम रहता है, आपके पास समय कम रहता है, तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इस डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका क्रिटिकल एंगल का थ्योरी हो गया। क्रिटिकल एंगल के साथ आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। एक्सेप्टेंस एंगल अगर आता है तो एक्सेप्टेंस एंगल के लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे। जब भी आप एक्सेप्टेंस एंगल का डायग्राम बनाइएगा तो जितनी चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं, जितनी चीज़ें अभी आपको वीडियो में दिख रही हैं, आप उतनी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। कोर क्लैडिंग, एक्सेप्टेंस एंगल, एयर, और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल थीटा आई इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल थीटा सी।